सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, कानून शिकनी एक बीमारी होती है जो हमारे मुआशरे को, अगर मैं कहूँ कि दहाइयों से लाहक है तो गलत नहीं होगा, या फिर इस तरह कह लें कि इस मुआशरे को लाहक ख़तरनाक तरीन बीमारियों में से एक बीमारी कानून शिकनी है। यकसा कानून यानी एक कानून किसी भी मुआशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, बहुत अहम होता है। इस मुल्क का आइन है क्या, आपने कभी सोचा? एक तरह का कानून ही है। इस मुल्क में कई हुकूमतें आईं और कई हुकूमतें आने के बाद हुकूमतें करके चली गईं, मज़ीद आएंगी और चली भी जाएंगी, लेकिन तमाम हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद को और मुल्क को मुल्क के आइन के मुताबिक चलाएँ। ऐसा ही है, कानून मुल्क में मौजूद मसाइल को देख कर बनाए जाते हैं और उस कानून पर अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ होता है। हमारे मुल्क में भी नाम के तो मेरे ख्याल से कई कवानीन हैं, लेकिन कानून पर अमल दरामद कितना होता है, सबसे बड़ा सवाल ही आज ये है। इसी कानून से मुतालिक मुझे एक वाक़या याद आया जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनिएगा ज़रा। अच्छा जी, वाक़या ये कि सन 800 हिजरी के आगाज़ पर वाली गुजरात थे जी सुल्तान अहमद शाह, उनकी मसनद एक नशीनी जो होती, मसनद नशीनी, इसको हम तख्त नशीनी भी कहते हैं, उसके 8 साल पूरे हो गए। तख्त नशीनी के 8 साल पूरे हो गए। दरबारियों ने सुल्तान को जश्न मनाने का मशवरा दिया कि चूँकि 8 साल पूरे हो रहे तो जश्न मनाया जाए। सुल्तान अहमद शाह नहायत रहमदिल शख्स थे, सखी भी थे और आदिल बादशाह तस्वुर किए जाते थे, और उसका अदल जो था वो बाकायदा मिसाली था, लोग मिसाल देते थे। रियाया इसीलिए हर लम्हे अपने बादशाह की लंबी उम्र की दुआएं भी मांगती दिखाई देती थी। अच्छा, वो जो बादशाह थे वो अयाशियों से भी कोसों दूर थे और रियाया पर जी खोल कर खर्च भी करते थे, लेकिन अमीरों और दरबारियों की ऐश परस्ती के बेहद खिलाफ थे। बिला ज़रूरत वो कोई जश्न मुनक्किद करवाते ही नहीं थे, लेकिन रियाया और दरबारियों के सरार पर उसने महदूद पैमाने पर जश्न की इजाज़त दे दी। शहर में चिरागा किया गया, गरीबों को खिरात दी गई और उन्हें खुशी में शरीक भी किया गया। बादशाह का दामाद एक निहायत वजी आदमी था और दरबार का रुकन भी था। ज़रा इंटरेस्ट से सुनिएगा। जश्न के दौरान क्या हुआ कि किसी बात पर नाराज़ होकर बादशाह के दामाद ने एक गरीब मजदूर को कत्ल कर दिया। ये खबर जब सुल्तान तक पहुंची तो उसने कहा कि कानून शरीयत में अमीर और गरीब का इम्तियाज़ नहीं होता, यानी शरीयत का जो कानून है, कानून शरीयत, उसमें अमीर गरीब का कोई इम्तियाज़ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा दामाद होना इसे सज़ा से नहीं बचा सकता। शरीयत का कानून यही कहता है कि सबके लिए कानून एक। अच्छा, इसको गिरफ्तार करके उसने हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द अदालत के सुपुर्द करो। मुकदमा अदालत में चला और साबित हो गया कि सुल्तान का दामाद ही कातिल है, लेकिन काजी ने मकतूल के वारिसों को बुलाकर खून बहा पर राज़ी कर लिया। अब मजदूर वापस तो नहीं आ सकता, उसका ये कहना था, तो फिर वो सुल्तान का दामाद भी है, सज़ा होने से शहज़ादी बेवा हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ आएगा ही नहीं। अक्लमंदी से काम लो और एक काम करो कि इसको माफ़ करो और खून भाग की रकम ले लो। लिहाजा हुआ ये कि 22 अशरफियों के वारिसों ने राज़ी नामे पर दस्तखत कर दिए। अच्छा नाज़रीन, जब कागज़ात तैयार हो गए तो आखिरी फ़ैसले के लिए कागज़ात सुल्तान अहमद शाह के सामने पेश किए गए, जिनमें काजी साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि उन्होंने गवाहों के और ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी में तस्दीक की कि मुल्ज़िम वाकई कत्ल का मुर्तकिब हुआ था, लेकिन मकतूल के वरसा ने क्या किया कि खून बहा लिया, उस पर राज़ी हो गए। लिहाजा मैंने उनकी मर्ज़ी और मंशा से अशरफियाँ खून बहा की तजवीज़ दे दी। अच्छा जी, हुक्म आखिर के लिए कागज़ात हुजूर के दस्तखत के लिए मौजूद हैं। सुल्तान ने जब फ़ैसला देखा तो कहा, ये दुरुस्त है कि वरसा खून बहा की रकम लेने पर राज़ी हो गए, लेकिन ये फ़ैसला बहुत कमज़ोर है। मुझे कामिल यकीन है, बादशाह का कहना था कि बादशाह को पूरा यकीन है कि खून बहा की शर्त इसलिए कबूल की गई कि कातिल बादशाह का
दामाद है, यानी मेरा दामाद है। वारिसों ने ये सोचकर खून बहा लेने पर आमादगी जाहिर की होगी कि इस फैसले से बादशाह खुश होगा, बादशाह ममनून होगा और उन्हें मज़ीद मुराद भी मिल सकती हैं। लेकिन इस हकीकत से दूर फैसले से शाही ख़ानदान के अफराद को खुली छूट मिल जाएगी कि जिसकी चाहे जब चाहें जान ले लें, जिसे चाहें जब चाहें मार दें और फिर गरीब लोगों को खून बहा की रकम देकर साफ बच जाएं। मैं मुकम्मल तौर पर इस फैसले के ख़िलाफ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी को सदमा पहुँचेगा और उसे बेवगी का दाग भी सहना पड़ेगा, लेकिन ख़ानदान और औलाद की खुशी की खातिर गरीब रियाया की जान को दाव पर लगा देना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। मेरे दामाद ने जो इस तरह बेबाकाना तौर पर एक गरीब नौजवान का खून कर दिया, इसमें ज़रूर अगर आप देखें घमंड का एलिमेंट भी शामिल होगा। उसका ये कहना था कि उसने बहुत गरूर और घमंड में आकर इस तरह किया होगा कि वो सुल्तान का चहेता दामाद है, इसलिए उसे बचाने के लिए अदालत और काजी भी सरगर्म होंगे ताकि बादशाह को खुश करके अपने दर्जात भी बुलंद किए जा सकें, फ़ायदे लिए जा सकें। लिहाजा मैं किसी तरह इस फैसले की तौसीक कर ही नहीं सकता, ऐसा कहना था बादशाह का, क्योंकि अगर इस खून बहा के फैसले पर अमल हो गया और 22 अशरफियों के एवज़ मेरे दामाद की जान बख्श दी गई तो इस फैसले से दौलतमंदों को बड़ी ढील मिलेगी, क्योंकि शाही ख़ानदान के लिए 22 अशरफियाँ कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरी नज़र में इंसानी जान की कीमत इन 22 अशरफियों से कहीं ज़्यादा है। लिहाजा मैं इस फैसले की तौसीक नहीं करूँगा, इसे मनसूख करता हूँ इसी वक्त और हुक्म देता हूँ इसी वक्त कि कातिल को सज़ा दी जाए और तख्तादार पर चढ़ाया जाए, और ये भी हुक्म देता हूँ कि फांसी के बाद इबरत के लिए कातिल की लाश को 24 घंटों तक शहर के वस्त में लटकाया जाए ताकि दूसरों को भी इबरत हो, ताकि फिर किसी दौलतमंद को किसी गरीब का खून बहाने की जुर्रत ना हो। इस फैसले के बाद हर तरह से सुल्तान से सिफारिश की गई कि वो अपने चहेते दामाद की जान बख्शी फरमाएं, लेकिन सुल्तान थे आदिल, बादशाह थे आदिल। आदिल सुल्तान ने जवाब दिया कि हमें तो मेरी नीयत का हिसाब है यहाँ पे कि मैं ये दाग लेकर कब्र में नहीं जाना चाहता कि मेरे दौर में रियाया के साथ इंसाफ नहीं हुआ, लिहाजा मैं यहाँ पर इंसाफ करूँगा सोचे बगैर कि वो मेरा चहेता दामाद है। अच्छा नाज़रीन, ये थी वो मिसाल जिसने साबित किया कि मुआशरे में कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी मुआशरे में हाकिम वक्त सबसे ज़्यादा कानून का ताबे होता है। वो मिसाल भी सेट करता है, मुआशरे में ख़ुद मिसाल सेट करता है, फिर बाकी लोग उसकी मिसाल को फॉलो करते हैं कि आइंदा अब ऐसा कोई जुर्म ना हो सके जिसकी वजह से रियाया की हक तलफी हो। लिहाजा एक एग्जाम्पल ऐसी सेट कर दी गई। जिन माशरों में कानून शिकनी होती रही वो माशरे कभी भी पनप ना पाए। तरक्की की शरह उन माशरों में इंतहाई कम रही है। उन माशरों में हमारा माशरा बदकिस्मती से कहते हैं अनफॉर्चुनेटली शामिल है। हमारे माशरे में कानून शिकनी क्यों आम है, आपने कभी सोचा? याद रखिए नाजरीन, जिस घर का सरबराह कोई गलत काम करेगा तो फिर जो घर के छोटे होंगे क्या सीखेंगे उससे, और घर का सरबराह अगर अच्छा काम करेगा तो जो घर के छोटे होंगे जो उसको फॉलो करना चाहेंगे यकीनी तौर पे वो भी कुछ अच्छाई सीखेंगे। यानी बुराई और अच्छाई का अमल ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक आता है। हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में कानून शिकने का आलम यह है कि हम सिग्नल तोड़ना आम सी बात समझते हैं। ऐसा ही है, हमारी गाड़ी का चालान हो जाए तो हम चालान भरने की बजाय ट्रैफिक वार्डन से पहले तो लड़ते हैं कि तुमने रोका क्यों, और ट्रैफिक वार्डन को रिश्वत देना हम बेहतर समझते हैं। ऐसा ही है, हम दूध में मिलावट करते हैं, अद्वियात भी जाली बेचने से गुरेज नहीं करते हैं, हम मज़हब के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे रकम लूटते हैं, हमारे हर शोबे में करप्शन पाई जाती है, हमारे हर शोबे में खुद गर्जी है और रिश्वत देकर सरकारी नौकरी हासिल करना तो आम है यहाँ पे, और फिर घर बैठकर तनख्वाहें वसूल करते हैं, अटेंडेंस चेक की जाती जाते ही नहीं है। दूसरों को दर्ज देते हैं हराम और हलाल का कि क्या डिफरेंस है, बातें करते हैं सज़ा और जज़ा की, ये नहीं सोचते कि जो पैसे हमें घर बैठे मिल रहे हैं वो हराम है, हम हराम खा रहे हैं और हमारे बच्चे हराम खा रहे हैं। इसी तरह हमारे मुआशरे में कोई चीज़ मयारी नहीं मिलती जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ ख़रीदने से पहले कई बार सोचते हैं, लेकिन मेड इन जापान या किसी दूसरे मुल्क से जब वो मोहर लगी होती है, किसी दूसरे मुल्क की बनी हुई चीज़ है, उस चीज़ पर हम आंखें बंद करके एतबार करते हैं, आंखें बंद करके उस चीज़ को फ़ौरन ख़रीद लेते हैं।
میں یہ ہم کا لفظ آپ سوچ رہے ہوں کہ کیوں استعمال کر رہی ہوں، آپ کہیں گے فضا ہی سب کچھ کرتی ہے. میں یہ ہم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں ناظرین کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے. یہ لوگ کیا ہم میں سے نہیں ہیں؟ یہ لوگ ہم میں سے ہیں. ہم سب میں کچھ نہ کچھ برائیاں ہیں، کسی میں کسی طرح کی، کسی میں کسی طرح کی. ہم میں سے کوئی بھی 100 میں سے 100 پرفیکٹ نہیں ہے. بریانی کھانے جائیں تو گائے کی جگہ سوری ٹو سے ویری سوری ٹو سے گدھے کا گوشت مل جاتا ہے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ قابل افسوس بات ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، یقین جانیے. سوال یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ قانون شکنی ہے کیوں؟ وجہ کیوں؟ یہ ہے سوال. اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں؟ another کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی پاسداری ہو یا قانون شکنی ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، اوپر سے شروع ہو کر نیچے تک پہنچتی ہے. جب ہم پر حکومت کرنے والے قانون شکن ٹھہرے تو پھر ایک عام آدمی کیسے قانون کی پاسداری کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ سوچئے ذرا. میں نے جو آپ کو یہ واقعہ سنایا ابھی آج پروگرام کے آغاز میں، اس میں بادشاہ نے اپنے ہی داماد کو سزا دی کیونکہ اس نے ایک مزدور کی جان لی تھی. لیکن یہاں پر جو بادشاہ وقت تھے، اب ہم اپنے بادشاہ وقت کی بات کرتے ہیں نا، جو ہمارے ہاں اتنے بادشاہ گزرے اتنے یہ سالوں میں، ان کے قافلے سے اگر آپ کو پچھلے ایک بادشاہ کی بات ذرا سناؤں کہ ایک قافلہ تھا بادشاہ سلامت کا، ایک معصوم کی جان چلی گئی تو اس پر ان کے درباری نے کیا فرمایا. یہاں بھی بادشاہ اور داماد کا معاملہ ہے، ذرا یہ سنیے گا کہ ہوا کیا تھا. جی تو دیکھا ناظرین آپ نے، یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا، جہاں ایک بچہ جو بے موت مارا گیا، جو ایک نااہل شخص کی کرپشن بچاؤ مہم کی نظر ہو گیا، اس کو یہ لوگ شہید بناتے رہے. یہ حال تھا ہمارے اس وقت کے حاکم وقت کا، جن کے پاس 3 بار اقتدار رہا. ان کی نظر میں قانون کی سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ قانون محافظ بن جائے شریف خاندان کا، یعنی ان کے خاندان کا. جب بادشاہ کا حال یہ تھا تو سوچئے کہ اس کے درباریوں نے کہاں پیچھے رہنا تھا. اسی قانون شکنی کی بدترین مثال بنا سانحہ ماڈل ٹاؤن. آپ کو یاد ہوگا، ذرا یہ بھی کلپ دیکھیے گا. دل خون کے آنسو روتا ہے یقینی طور پہ ناظرین. جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے جب میں یہ کلپ دیکھتی ہوں، یا ہمیں اکثر آپ کو یہ دکھانا پڑتا ہے، ان لوگوں کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے رہے ادار کے نام پر. ہمارے معاشرے کو یہ جو قانون شکنی کی بیماری لاحق ہے، اس کی جڑ، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، یقین جانیے، بلکہ خود ہم پر حکومت کرنے والے یہ حکمران رہے ہیں. یہ وہ سب سے بڑی وجہ بنی جس نے غریبوں اور امیروں کے لیے قانون میں بہت بڑا ایک فرق واضح کر دیا. ایک دھنیا چوری کرنے والے کو سال تک قید کر کے رکھا جاتا ہے، چھوٹی چوریاں کرنے والوں کو بڑی بڑی سزائیں دی جاتی رہیں، چھوٹے ڈاکے ڈالنے والوں کو عمر قید آتی رہی. لیکن جو بڑے ڈاکو تھے، جنہوں نے اپنی وزارت، اپنی کرسی کے ساتھ ناانصافی کی، ان کو اگر قید بھی ہوئی تو VIP قید، ایسا جیل جس میں سہولت کی ہر چیز موجود رہی، AC، فریج، ٹی وی، باورچی، ڈاکٹر. جیل ایسا کہ کبھی گھر کی کمی یقین جانیے محسوس نہ ہو. جب بھی تو آصف علی زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ جیل ان کا دوسرا گھر ہے. سنیے ذرا، صحیح کہا انہوں نے کہ سیکنڈ گھر ہے ان کا. لازمی سی بات ہے، دوسرا گھر کیوں نہ ہو زرداری صاحب. جب جیل میں ہر سہولت موجود ہے تو پھر گھر اور جیل میں فرق ہی نہیں رہ گیا. پھر تو جیل بھی گھر جیسی ہوئی نا، بلکہ گھر سے زیادہ ہی پرسکون کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. اچھا ناظرین، جیسے آدمی چھٹیاں گزارنے کے لیے کسی پرسکون جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں اسے ہر سہولت میسر ہو، لیکن بس کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، ذمہ داریاں نہ ہوں، کام نہ کرنا پڑے، انسان اسی لیے چھٹیوں پر جاتا ہے نا. اسی طرح ہی بڑے لوگ جیل بھی جاتے ہیں چھٹیوں پر. پرسکون ماحول، ہر چیز صرف کہنے کی دوری پر، جو کہا فوراً حاضر ہو گیا. کوئی سیاسی سرگرمی نہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی ایسا انٹرویو نہیں دینا جس میں پسند ناپسند کے سوالات کیے جائیں. چھٹیاں گزارنے کے لیے بڑے لوگوں کے لیے جیل سے اچھی جگہ یقین جانیے کوئی ہے ہی نہیں. اسی لیے جب بھی کسی بڑے آدمی کو جیل جانے کا خدشہ ہوتا رہا ہے تو وہ اس کا اظہار کچھ اس طرح کرتا ہے. یہ ذرا کلپ دیکھیے گا. جی تو ناظرین، اب آپ یقین جانے اگر ہمارے معاشرے میں قانون کا یہی حال رہے گا کہ عام آدمی کو سزا ہو تو وہ ساری زندگی اسی جیل میں گزار دیتا ہے، اور کسی بڑے آدمی کو جیل ہو تو وہ باقاعدہ خوشی کا اظہار کرتا ہے یا پھر کہتے ہیں مٹھائیاں بانٹتا ہے. ایسے واقعات آن ریکارڈ ہیں. ایسے معاشرے میں ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں قانون شکنی کا تصور نہیں ہوگا؟ اسی مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان لوگوں کے لیے کچھ فرمایا، اور کس طرح فرمایا ذرا ملاحظہ کیجیے.
नो डाउट कि बहुत अच्छी बात की इमरान खान साहब ने। जब तक हमारे माशरे में कानून के कई स्टैंडर्ड्स रहेंगे या कई मयार रहेंगे, कानून पर कोई एतमाद करेगा ही नहीं, मार्क माई वर्ड्स। लेकिन इमरान खान साहब ये बात करने से पहले अपने लोगों पर भी ज़रा एक नज़र डाल लेते तो बहुत अच्छा ना होता। इमरान खान साहब बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इसको खुद पर भी सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए, अपनी काबीना पर, अपने इर्द गिर्द के अपने लोगों पर भी। इसके बाद आवाम से एक्सपेक्ट करें, उम्मीद रखें कि वो उनकी बातों पर यकीनन अमल करेगी। इमरान खान साहब आवाम को बता रहे हैं कि बड़े लोग चोरी करते हैं या फिर कानून तोड़ते हैं तो उनके लिए रिलीफ है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। इमरान खान साहब ये बात पहले से, सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर समझाना चाहते तो आज़म सवाती को समझा देते, उनको बताते और उनको सज़ा देते। गरीब किसानों की बजाय, जो आपको याद होगा गरीब किसानों की जो गाय उनके फार्म हाउस में घुस गई थी, आपको याद है उस पर क्या किया था, किस तरह उन्होंने अपने इक़्तिदार का फ़ायदा उठाया था, अपनी कुर्सी का फ़ायदा उठाया था। आज़म सवाती ने उन गरीबों को किस तरह, आपको याद होगा, नाज़रीन निशान इबरत बनाया, पूरी कोशिश की, तशद्दुद किया, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस पर एक्शन काफ़ी देर बाद लिया। इमरान खान साहब यही बात फवाद चौधरी को भी समझा देते कि वजारत मिलने का मतलब चौधरी साहब हरगिज़ ये नहीं होता कि तुम खुद को शहनशाह वक्त समझना शुरू कर दो, जिस पर चाहो तशद्दुद करो, जिस पर चाहो इल्ज़ामात लगा दो, अपने हाथों का बेजा इस्तेमाल शुरू कर दो, अपनी वजारत की इमाम पर दूसरों की हक तलफी शुरू कर दो, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करो। ये बात उनको भी समझा देते और एक बार ये बात अपने राजा बिशारत साहब को भी समझा देते, जो पंजाब के वज़ीर कानून हैं। उन्होंने बराह रास्त अस्पताल के इसको धमकी लगाई थी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलो वरना निकाल दिए जाओगे। आपको ये पूरा मामला भी याद होगा। अच्छा नाज़रीन, इंसान तकरीर करते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुश्किल और बड़ा काम क्या होता है? मुश्किल और बड़ा काम ये होता है कि जब आप तकरीर कर रहे हैं तो वो जो आप तकरीर करते हैं, जो आप अल्फाज कह रहे हैं, उस पर पहले आप खुद अमल करें। इमरान खान साहब की नीयत नो डाउट अच्छी है, सब कहते हैं इरादे नेक हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इर्द गिर्द लोग भी नेक हों। अगर उनकी काबीना में कोई कानून को तोड़ता है तो ये इमरान खान साहब की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि सबसे पहले उसकी बासपर्स करें? जो इदारे या जो लोग बड़े लोगों से सवाल पूछते हैं या पूछने की हिम्मत करते हैं, तो वो लोग जो कानून बनाते हैं, वो लोग जो इस अवाम के पैसों के जवाबदेह हैं, वो लोग जो हाकिम हैं, इक़्तिदार है जिनके पास, वो लोग जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, वो लोग जो पार्लियामेंट जाते हैं इस अवाम के लिए, वो लोग इस इदारे या उस फ़र्द की आवाज़ को खामोश कराने के लिए जुट जाते हैं। आज सिर्फ एक ही इदारा जो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर से सवाल करने का कानूनी हक रखता है कि उसने अवाम का पैसा कहाँ और कैसे खर्च किया, वो इदारा कौन सा? यकीनी तौर पे आप समझ गए, नैब। पिछले 10 सालों में तो नैब सिर्फ मेरे ख्याल से नाम का इदारा था। बहुत से लोग कहते थे नैब शायद विफात पा चुका है, लेकिन आज जब नैब ने प्रॉपर काम करना शुरू किया तो नैब को ही ख़त्म करने के दर पे ही हो गए। इनका बस नहीं चलता कि कब नैब ख़त्म कर दी जाए। जिन लोगों पर सबसे पहले ये फ़र्ज़ है कि वो जवाब दें, ख़ुद को कानून के सामने पेश करें, वो इसी इदारे को क्या कहते हैं? अब तो आम नाजरीन के ज़हन में फ़ौरन जवाब आ जाता है, यकीनन काला कानून कहते हैं। ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा नाजरीन, जब ये बड़े लोग ख़ुद को कानून के सामने पेश करना हराम समझते हैं, लिटरली हराम समझते हैं, तो फिर ये कैसे सोच सकते हैं कि अवाम कानून पर अमल करें? जैसे इस अवाम के लिए पुलिस है और दूसरे कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं वो हैं, जो किसी भी फ़र्द से सवाल कर सकते हैं कि उस पर जो इल्ज़ाम है उसका जवाब दे। इसी तरह नैब वो इदारा है जो इन लोगों से सवाल करता है कि जो पैसा खर्च किया वो कहाँ से आया था, कैसे आया था, जवाब दो। पुलिस इनसे सवाल नहीं कर सकती, कोई दूसरा इदारा इनको छेड़ नहीं सकता। यकीन जानिए, जो इदारा इनसे सवाल करने का कानूनी हक रखता है उसे ये लोग बंद करवाने के पीछे पड़ जाते हैं। अभी ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि सिर्फ नैब को नहीं, अगर नैब के अलावा भी कोई इदारा, यकीन जानिए, इन बड़े लोगों से इनकी बड़ी करप्शन से मुतालिक पूछ ले तो ये उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि ऐसे कब तक चलेगा? मेरे मुताबिक ऐसे अब नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, कुछ बड़े लोग हैं जिनसे इदारे उनकी करप्शन के हवाले से गलती से अगर सवाल पूछ लें या कुछ पूछ लें तो उनका रिएक्शन क्या होता है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जी तो नाज़रीन, जब तक हाकिम वक्त और माजी में हाकिम रहने वाले अफराद के लिए कानून एक नहीं होगा, तब तक ये अवाम इसी तरह सिग्नल भी तोड़ेगी, दूध में मिलावट भी करेगी, जाली अद्वियात भी बेचेगी, रिश्वत भी देगी और रिश्वत लेगी भी। एक आम आदमी आम सी कानून शिकनी करेगा, फल वाला कम तोलेगा, छोटी चोरियां भी होती रहेंगी, सरकारी इदारों में मेरिट को नज़रअंदाज भी किया जाता रहेगा, डॉक्टर्स भी मौत के फरिश्ते बन जाएंगे, पुलिस में भी सियासत कायम रहेगी, वकील भी लोगों को लूटते रहेंगे। इमरान खान साहब को अगर वाकई इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना है तो सबसे पहले कानून को बड़े चोरों, बड़े डाकुओं, बड़े लुटेरों और बड़े लोगों के लिए कानून बनाना होगा ताकि वो लोग कानून से डरें। इमरान खान साहब इन अमीरों के लिए कानून का मयार वैसा ही कर दें जैसा एक गरीब के लिए होता है। इमरान खान साहब ऊपर से शुरू करें कानून की पासदारी, नीचे तक यकीन जानिए खुद ब खुद हालात ठीक हो जाएंगे। जब ये जरदारी साहब जैसे लोगों को जेल से डर लगना शुरू हो जाएगा, जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ भी वही सलूक होगा जो एक आम पाकिस्तानी के साथ होता है, एक आम मुजरिम के साथ यहाँ पर होता है, जब जेल किसी अमीर आदमी का दूसरा घर नहीं होगा, जब जेल जाने को ये फखरिया पेशकश के तौर पे बयान नहीं करेंगे बल्कि इबरत का मुकाम समझेंगे, तब इस मुल्क में कानून भी अपनी असल शक्ल में बहाल हो जाएगा और हर शहरी खुद ब खुद ही यकीन जानिए कानून का ताबे हो जाएगा। इमरान खान साहब खुद से ही अमल शुरू करें, अपनी काबीना को इस पर अमल करने का कहें, और वो लोग जिनके पास कानून भी जाते हुए डरता है, या वो लोग जो कानून से डरते ही नहीं हैं, या वो लोग जो जेल जैसे मकामात को तफरी का, सैर का या छुट्टियां गुजारने का ठिकाना समझते हैं, उनको ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि पिछले 10 साल जो करना था कर लिया, लेकिन प्लीज़ अब संभल जाएं क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, जब बहुत से लोगों का एहतसाब हो रहा होता है, सवाल जवाब, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, एहतसाब, हिसाब किताब, कुछ लोग अपने ठिकाने जा लगे, कुछ को अपना ठिकाना मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रहा है, ठिकाने का मतलब जेल ही कहना चाह रही हूँ, तो फिर ऐसे लोग अपना रिएक्शन कैसे देते हैं, गमो गुस्से का इजहार कैसे करते हैं और किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं लोगों में आके, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए एक साहब का क्लिप। जी तो आपने सुना कि सियासत का महवर क्या कह रहे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सोच का महवर क्या था? अगली बार आएँ खाकान अब्बासी साहब तो ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, जो बात नाज़रीन मैं अभी कर रही थी कि जेल जाना ये फ़खरिया पेश के तौर पे आपको बयान करते हैं, बताते हैं, जब भी अवाम के सामने आते हैं, माइक इनके सामने होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तो कहते हैं जेल जाने से पहले, माशाल्लाह का लफ्ज़ तो बोलते हैं जेल जाने से पहले। कभी किसी ने जेल जाने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बोला? आपने कभी सुना किसी चोर को, डाकू को, लुटेरे को, जिसने कोई गलत काम किया हो? मुझे बता दें कि जेल गलत काम करने पे जाते हैं, सही काम करने पे जाते हैं, ये बता दें। कोई दाद वसूल करने के लिए कभी जेल गया आज तक? किसी को कहो कि आइए आपको फूलों का हार पहनाना है, लेकिन आपको जो फूलों का हार पहनाने वो जगह जो होगी हमने इंतखाब किया जेल का। मतलब जेल तो है ही एक नेगेटिव जगह, ये लोग जेल जाने को फखरिया पेशकश के तौर पर बयान कैसे करते हैं? यकीन जानिए अद्वियात की बहुत से लोगों को वाकई ज़रूरत है। कौन सी अद्वियात, अब आप खुद सोच लीजिए। दूसरी बात ये कि कह रहे हैं जी सैकड़ों लोग जो हैं आज भी नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए यहाँ खड़े हुए थे। मैं पूछना चाहती हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये सैकड़ों लोग तब कहाँ पे थे जब नवाज शरीफ साहब को बड़े लारे लगा के आप लोगों ने बुलाया? वाकई बड़े सियाने हैं वो जो आपकी पार्टी के ताहयात कायद हैं कि वो ऐसे तो नहीं आ गए थे पाकिस्तान के, मैं आ रहा हूँ मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या कहा था कि यहाँ पे अवाम का जम्मे गफ़ीर होगा, कारकुन होंगे जो आपसे मोहब्बत करते हैं, मियाँ तेरे जानिसार बेशुमार आएंगे। फिर कोई पहुँच ही नहीं सका था। एक आपके उनके जो सगे भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी एक चौक से आगे तक नहीं पहुँच सके थे, और बाद में आप लोगों ने इल्ज़ाम धर दिया हमेशा की तरह किसी और पर कि रुकावटें थीं, हम जा नहीं सके, क्योंकि नीयत नहीं थी ना। नीयत हो तो रुकावटें किस बला का नाम है, आप लोग पहुंच जाते। वो सैकड़ों लोग जो थे तब कहाँ थे? और सुना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ा माइंड किया था, बड़ा नाराज़ रहे थे, आपसे भी बड़ा नाराज़ रहे थे। वो ये खबरें पहुंची थी हम तक कि वो आपसे बहुत नाराज़ थे कि मुझे यहाँ पर रिसीव करने के लिए कोई आया ही नहीं, क्योंकि उनका माइंड पता नहीं क्या बना हुआ था, पता नहीं उनको क्या कुछ बताया जाता रहा, लेकिन वहाँ पर जब वो आए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस गिरफ्तारी हो गई उनकी। आप लोग इस तरह की बातें करनी बंद कर दें। अब आप लोगों को नवाज शरीफ साहब बड़े याद आ रहे हैं, साथ में यहाँ पर लोग मौजूद, और आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है लीडर से मिलने की, तो कोई बात नहीं, परेशान हो। आपको भी पता है कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, जो आपको भी नजर आ रही हो सकता है लीडर के साथ ही स्टे हो जाए उनका वहाँ पे। अगला क्लिप देखिएगा। ये कह रहे हैं
کہ آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں، جمہوریت نہیں تھی. جمہوریت اگر ہوتی، اگر جمہوریت مضبوط ہوتی تو ڈیفینیٹلی ادارے مضبوط ہوتے, اور اگر ادارے مضبوط نہیں تو آپ لوگوں نے اداروں کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ آپ کے دور میں ادارے مضبوط کیوں نہیں تھے؟ احتساب کا عمل کیوں تیز نہیں تھا؟ کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن کھیلتے رہے کہ ایک کے پاس اقتدار ہے, دوسرا اپوزیشن کرے گا فرینڈلی اپوزیشن کے نام پر. یعنی عمران خان صاحب جو کہ ہمارے سٹنگ وزیر اعظم ہیں, ان کے منہ سے جتنی بھی باتیں نکلتی رہی آپ لوگوں کو لے کے, پھر یعنی ہم سمجھیں کہ بالکل صحیح ہیں, لوگ مینوان ان پہ یقین کریں گھر بیٹھ کے کہ صحیح کہتے رہے وہ لوگ کہ آپ لوگ کس طرح دو پارٹیاں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی رہیں, ایک حکومتی بینچوں پہ بیٹھ کے اور دوسرا اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتا رہا. یعنی آپ لوگ حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھنے والے بھی سنسیئر نہیں تھے اور اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے والے بھی اپنے اپوزیشن بینچوں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں تھے. یعنی ٹو کٹ شارٹ پارلیمنٹ کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے, ٹو کٹ شارٹ آئین کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے, عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے, ووٹر کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے, ووٹر کے جذبات کے ساتھ, ایموشنز کے ساتھ, فیلنگز کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے. پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ صرف باتوں کی حد تک. اس کو عملی جامہ کس نے پہنانا ہے؟ آپ لوگوں کی باتیں بھی یقین جانی, اب سن کے لوگ بور ہو گئے ہیں, اب لوگ آپ لوگوں کی باتوں کی طرف کان ہی نہیں دھرتے. لوگ انجوائے کرنے کے لیے دیکھتے ہیں, سنیں خواجہ سے سب آج کس کو شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, یہ یاد دلائیں گے. لیکن لوگوں کو یاد دلاتے لاتے میرے خیال سے سب سے پہلے تو خود کو یاد آنا چاہیے. جو کلمات آپ بار بار بولتے ہیں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کبھی اپنے آپ سے پوچھا آپ نے کہ آپ لوگوں کو ہوتی ہے جب آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب یہ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ دیکھیں کیسی شکل بنائی ہوئی ہے کہ جس طرح ان سے زیادہ معصوم شخصیت تو کوئی دنیا میں روح زمین پہ آئی نہیں ہوگی. پاکستان کی سب سے معصوم شخصیت لگ رہی ہیں اس ٹائم پہ. کیا بولوں میں ان کے لیے؟ ایکسپرٹ ہیں جی ایکٹنگ میں, ایکسپرٹ ہیں ایکسپریشنز میں. ایکسپریشن کی گیم ہے, گیم آف ایکسپریشنز. اگلا کیا وہ چلائیے گا صاحب. نواز شریف صاحب جو آپ لوگوں کو آج کل بڑے پیارے ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دل میں درد اور تکلیف نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے جو الفاظ کی صورت میں باہر بھی آتا ہے. اور بلاول کو مریم باجی, مریم کو بلاول بھائی بڑے پسند ہیں کیونکہ ابو بچاؤ تحریک ہے, اپنے اپنے ابا جی جو ان کو بچانا ہے, کسی طرح بچانا ہے, عوام کا کندھا استعمال کرنا ہے, تو پھر محبتیں بھی جاگ اٹھتی ہیں اور آپس میں جو تھوڑا بہت اختلافات ہیں وہ بھی دفن خود بخود سوچا جاتا ہے کہ دفن کاری دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو اپنے بینیفٹس, اپنے فوائد ایک نظر آ رہے ہیں, ڈائریکشن ایک نظر آ رہی ہے, سمت ایک نظر آ رہی ہے, منزل ایک نظر آ رہی ہے, مسائل ایک نظر آ رہے ہیں, اور جس کھڈے میں آپ لوگ گرے ہیں وہ کھڈا بھی ایک نظر آ رہا ہے کیونکہ کرتوتیں بھی ایک ہیں, کرتوتیں بھی ایک ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو آپ لوگ جو ایک ہو رہے ہیں وہ کب تک کے لیے ہوں گے, وہ بھی آپ لوگوں کی پلاننگ کب تک چلے گی, کوئی آپ لوگوں پہ تو یقین کوئی کر ہی نہیں سکتا. یقین جانیے بلاول گھر میں بیٹھ کے مریم پہ یقین نہیں کرتا ہوگا, اور یہ جو مریم ہے گھر میں بیٹھ کے بلاول پر یقین نہیں کرتی ہوگی. یقین جانیے ان لوگوں کے یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے پہ یقین نہیں کرتے ہوں گے, یقین بھی مفاد کی حد تک کرتے ہوں گے. مجھے آپ بتا دیجیے گا بھائی صاحب, یہ جب گفتگو کر رہے تھے کہ جو ایک شخص جس کو عدالت نااہل کہتی ہے وہ پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے, اور پھر جب کورٹ کا آرڈر آتا ہے, حکم آتا ہے, تو پھر صدر نہیں رہتا, وہ تا حیات قائد بن جاتا ہے. ڈھٹائی کی حد دیکھیے کہ صدر نہیں تو ہم اس کو تا حیات قائد مانیں گے. آج تک نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں, اور ایک خاتون جو کہ ضمانت پہ رہا ہوں, وہ آئے دن جلسوں سے خطاب کرتی ہیں, بڑے بڑے بیانات کرتی ہیں, دیتی ہیں, اداروں کو لتھارتی ہیں, باقاعدہ تڑیاں لگاتی ہیں. وہ کوئی بہت بڑی, مجھے کوئی بہت بڑی کوئی لیڈی ریسلر لگ رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ. لگتا ہے ان کے اندر کوئی انڈرٹیکر آ گیا ہے یا کوئی بیٹسٹا آ گیا جس طرح وہ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں. لگتا ہے کہ ابھی مارکوٹائی شروع ہو جائے گی, اتنا جوش. پھر جب آپ کی جو پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں, جو بیسیکلی چیئرمین ہے میں کہتی ہوں, دوسرے تو چیئرمین ہیں, نام کے چیئرمین, ابا جی پورا اسکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں بیٹے کو, بیچارے فرزند کو. مجھے بتائیے گا کہ وہ جب اینٹ سے اینٹ بجانے کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اداروں کو لتھا رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ یہ جو حرکات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات, آپ کی بات اینڈ میں صرف یہ کہوں گی کہ جو آپ نے سوال پوچھا, یقینی طور پہ اس کا جواب عدالت دے سکتی ہے یا پھر الیکشن کمیشن سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا. کریں رجوع تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آخر کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز صحیح نہیں ہے, اور وہ کس کس پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ ایک پر نہیں ہوتی جس کا آپ ذکر کریں, آپ سب پر بھی ہوتی ہے. اور اب آج کی آخری بات, آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایسا کام کریں جو آپ کا پسندیدہ کام ہے, اور میں اکثر کہتی ہوں کہ یہاں سے کر رہے ہیں دل سے, اور یہاں سے کر رہے ہیں دماغ سے, دل سے اور دماغ سے جو آپ کام کر رہے ہیں, تو یقین جانیے آپ کو دھکا نہیں لگانا پڑے گا, آپ خود بخود چلتے چلے جائیں گے, اور جو آپ کا ویژن ہوگا وہ آپ کو آپ کی منزل کی طرف کھینچتا لے جاتا جائے گا, اور آپ کو آپ کی منزل تک خود بخود پہنچا دے گا. صرف اور صرف آپ کا ویژن اور آپ کا ارادہ اور پھر محنت بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. کل ہے جمعے کا دن, کل ہوگا پاک بھارت ٹاکرا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.